नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो आज हम एक कविता के जरिए एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सामने है कवि राजेश जोशी की कुछ पंक्तियां जिनका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये हमारे समाज का एक एक्सरे है, एक ऐसी तस्वीर जो रोज सुबह हजारों सड़कों पर दिखती है, पर शायद हम उसे देखना नहीं चाहते। और राजेश जोशी की यही तो खासियत है, वो हमें वही देखने पर मजबूर करते हैं जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में जन्मे जोशी जी की कलम वो हमेशा से ही उन लोगों के बारे में लिखती रही है जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। उनकी कविताओं में दुनिया के खत्म होने का डर तो है, लेकिन साथ ही जिंदगी को बचाने और उसे बेहतर बनाने की एक बेचैनी भी है। बिल्कुल, एक बेचैनी, और ये कविता उसी बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए इस एक्सरे को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने समाज के बारे में क्या बताती है। कविता की पहली दो पंक्तियां बहुत सीधी हैं, इतनी सीधी कि वो दिल में छुप जाती हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहते हैं कि ये उनके समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अब सवाल ये है कि इसमें इतना भयानक क्या है? ये तो एक सीधी सादी जानकारी है, एक फैक्ट। कोहरा है, सड़क है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहीं पर कवि का कमाल है। वो एक साधारण से दिखने वाले दृश्य में जो छिपी हुई असाधारण क्रूरता है उसे पकड़ते हैं। आप सोचिए, कोहरे से ढकी सुबह कैसी होती है? थोड़ी ठंडी, शांत, धुंधली सी। अक्सर ऐसी सुबह को हम रोमांस या सुकून से जोड़ते हैं। हाँ, एक नई शुरुआत से। बिल्कुल। लेकिन जोशी इसी शांत दिखने वाले पर्दे के पीछे का भयानक सच दिखाते हैं, बाल मजदूरी। ये कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं है, ये एक तरह से उन बच्चों के भविष्य पर छाया कोहरा है, और शायद ये हमारे समाज की आंखों पर पड़ा कोहरा भी है, जिसके आर पार हम देख नहीं पा रहे हैं। ये कोहरा एक प्रतीक है, एक सिंबल। और फिर कवि एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस लाइन को एक जानकारी की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए था। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? मुझे लगता है कि ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। हाँ। एक बयान को सवाल में बदलने से जिम्मेदारी तय हो जाती है ना? जी हाँ। जब हम कहते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये एक मौसम की रिपोर्ट जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल, एक फैक्ट की तरह। हाँ, फैक्ट की तरह। लेकिन क्यों जा रहे हैं पूछने पर किसी न किसी को तो जवाब देना ही पड़ता है। चाहे कुछ चुनौती देता है, वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सवाल सिर्फ कवि का नहीं है, ये सवाल समाज के हर उस इंसान के मुंह में डाला जा रहा है जो इस दृश्य को देखकर चुप रह जाता है। एक तरह से ये सवाल हमें कटघरे में खड़ा करता है। और इस बेचैनी को, इस सवाल को और गहरा करने के लिए जोशी जी एक एक करके उन सभी चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो एक बच्चे की दुनिया बनाती हैं, पर इन बच्चों की दुनिया से वो गायब हैं। वो एक अजीब सी कल्पना करते हैं। वो पूछते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अपनी बात कहने का। इसे रिटोरिकल क्वेश्चन या अलंकारिक प्रश्न कहते हैं। देखिए, कवि को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गेंदें अंतरिक्ष में नहीं गिरी हैं और किताबें दीमकों ने नहीं खाई हैं। बिल्कुल। लेकिन वो एक नामुमकिन, एक काल्पनिक दुनिया की तस्वीर खींचते हैं जहां बच्चों के खेलने पढ़ने की सारी चीजें किसी बड़ी तबाही में खत्म हो चुकी हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें ये एहसास दिला सकें कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके लिए ये काल्पनिक दुनिया ही असलियत है। उनके लिए तो सचमुच सारी गेंदें खो गई हैं, सारी किताबें पहुंच से बाहर हैं, सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। वो आगे और भी चीजें गिनाते हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक खत्म हो गए हैं? एक के बाद एक सवाल। ऐसा लगता है जैसे वो हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई होगी। हाँ, जिसके कारण इन बच्चों को खेलने कूदने के बजाय काम पर जाना पड़ रहा है। हाँ, वो एक भूमिका तैयार करें, वो हमें उस दिशा में सोचने पे मजबूर करें कि शायद दुनिया ही खत्म हो गई है। शायद बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
और जब हम लगभग ये मानने लगते हैं तभी कविता का सबसे बड़ा और सबसे तकलीफदेह मोड़ आता है। जब मैंने ये पंक्ति पहली बार पढ़ी थी, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये है कि है सारी चीजें हस्बे मामूल। तो सच कहूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हस्बे मामूल यानी हमेशा की तरह, जैसी थी वैसी ही यथावत। ये सोचना कि सब कुछ होते हुए भी बच्चों को नहीं मिल रहा, ये किसी चीज के ना होने से ज्यादा डरावना है। ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि यहीं पर त्रासदी का असली चेहरा सामने आता है। हमें लगता है कि त्रासदी ये है कि बच्चों के पास खिलौने किताबें नहीं हैं, लेकिन जोशी कहता है नहीं, असली त्रासदी ये नहीं है। असली त्रासदी, और यही इस कविता का सबसे बड़ा इंसाइट है, ये है कि सब कुछ मौजूद है। दुनिया वैसी की वैसी है, गेंदें भी हैं, किताबें भी हैं, स्कूल भी हैं, मैदान भी हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और यही बात इसे एक प्राकृतिक आपदा से कहीं ज्यादा भयानक बना देती है। तो इसका मतलब ये है कि समस्या संसाधनों की कमी की नहीं, बल्कि उनके बंटवारे की है। ये तो और भी ज्यादा चिंताजनक बात हुई। बिल्कुल। अगर सचमुच कोई भूकंप आता और सारे स्कूल ढह जाते तो वो एक प्राकृतिक आपदा होती जिस पर हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन जब स्कूल मौजूद हैं और बच्चे फिर भी वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो ये एक चुनी हुई त्रासदी है। अच्छा, ये समाज की बनाई हुई आपदा है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ये हमारे सिस्टम की, हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की विफलता है। और ये बात सिर्फ एक नैतिक सवाल नहीं रह जाती कि समाज क्या कर रहा है, ये तो एक कानूनी सवाल भी बन जाता है ना, क्योंकि बच्चों के अधिकारों को लेकर तो हमारे देश में कानून भी है। हाँ, और यही बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 24 में ये साफ साफ लिखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी दूसरे जोखिम भरे काम में मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। तो जब जोशी पूछते हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो वो सिर्फ एक कवि की पीड़ा नहीं बयान कर रहे, वो एक गैर कानूनी काम की तरफ, एक अपराध की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ये कविता हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक नैतिक रूप से गलत काम होते हुए नहीं देख रहे हैं, हमें कानून को टोटते हुए देख रहे हैं रोज। तो फिर ऐसा क्यों है? मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी हम रोज इन बच्चों को काम पर जाते देखते हैं और हमें कुछ अटपटा नहीं लगता। हमारे अंदर की वो बेचैनी कहाँ चली जाती है जिसका जिक्र कवि कर रहे हैं? ये उदासीनता, ये सब चलता है वाला रवैया कहाँ से आता है? ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है, और शायद इस कविता का असली मकसद इसी सवाल को हमारे अंदर जिंदा करना है। देखिए, इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। एक तो है आदत। जब हम किसी बुरी चीज को रोज रोज देखते हैं तो धीरे धीरे हमारी आंखें उसकी आदी हो जाती हैं, वो हमें सामान्य लगने लगती है। सही बात है। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, ढाबों पर बच्चों को काम करते देखना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। और शायद एक तरह की लाचारी भी है। लोगों को लगता है कि ये समस्या इतनी बड़ी है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये सोचकर भी शायद लोग चुप रह जाते हैं। बिल्कुल, लाचारी की भावना एक बहुत बड़ा कारण है। या फिर कुछ लोग इसे गरीबी की कड़वी सच्चाई मानकर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये बच्चे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ये एक जटिल समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजेश जोशी की कविता इन सभी तर्कों और बहानों को किनारे कर देती है। वो हमें मजबूर करती है कि हम इस सामान्य दिखने वाले दृश्य के पीछे छिपे भयानक सच को देखें और उसे महसूस करें। और शायद यही वो उदासीनता है जिसकी तरफ कवि ने पहले ही पंक्ति में इशारा किया था। वो जो कोहरा है ना, वो सिर्फ मौसम का नहीं, हमारी इसी उदासीनता का, इस सब चलता है वाले रवैये का कोहरा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं बहुत ही साधारण से दिखने वाले शब्दों में एक बहुत बड़ी और तकलीफदेह सच्चाई को हमारे सामने खोल कर रख देती है। ये सिर्फ बाल मजदूरी पर एक कविता नहीं है, ये बचपन के खो जाने पर, मौकों की गैर बराबरी पर और समाज की एक सामूहिक विफलता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एकदम सही। और कविता की असली ताकत उसकी आखिरी पंक्तियों में है, जो एक परेशान करने वाली तस्वीर के साथ हमें छोड़ जाती हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता कोई समाधान नहीं देती, कोई नारा नहीं देती, कोई उम्मीद नहीं जगाती। ये बस एक सच्चाई को, एक लगातार जारी त्रासदी को हमारे सामने रखकर खत्म हो जाती है। और यही अधूरापन, यही अनसुलझा सवाल इसे इतना शक्तिशाली बनाता है।
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पढ़कर आप भूल जाएं। ये सवाल हमारे जहन में हमेशा के लिए अटक जाता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। ये कविता कई दशक पहले लिखी गई थी। अगर राजेश जोशी आज, मान लीजिए साल 2025 में, ये कविता दोबारा लिखते, तो क्या उनके सवालों की लिस्ट में कुछ बदलाव होता? क्या आज के बच्चों से उनका बचपन सिर्फ सड़कों और कारखानों में ही छीना जा रहा है? अरे ये बहुत दिलचस्प सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। मुझे लगता है कि लिस्ट जरूर लंबी हो जाती। बिल्कुल, आज बचपन छीनने के कई नए और ज्यादा महीन तरीके आ गए हैं। हो सकता है जोशी आज पूछते, क्या सारे स्मार्टफोन्स ने सोख लिया है बच्चों के खेलने का समय? क्या कोचिंग सेंटरों के बोझ के नीचे दब गई हैं उनकी कल्पनाएं? हाँ, क्या सोशल मीडिया की रील्स ने चुरा ली है उनकी मासूमियत? सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि आज बचपन पे हमले कई अलग अलग रूपों में हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन बच्चों के लिए भी जो सड़कों पर काम नहीं कर रहे हैं, उनका बचपन भी एक अलग तरह के दबाव में है। शायद जोशी की कविता आज हमें न सिर्फ बाल मजदूरी बल्कि बचपन को बचाने की एक बड़ी लड़ाई के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।